नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जहां भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक मराठा साम्राज्य किसी बाहरी दुश्मन से ज्यादा अपनी ही अंदरूनी गलतियों की वजह से बिखर गया। जी हां, ये कहानी है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की, एक साम्राज्य के आत्मविनाश की कहानी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना विशाल साम्राज्य अपनी ही गलतियों का शिकार कैसे हो गया। देखिए, ये सिर्फ एक जंग की दास्तां नहीं है, ये इस बात का एक सबक है कि कैसे अंदरूनी लड़ाई और निजी स्वार्थ एक महान से महान शक्ति को भी घुटनों पर ला सकते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे पहले युद्ध की यादों से, फिर मराठों के बीच लगी अंदरूनी कला की आग को समझेंगे। उसके बाद बसीन की उस घातक संधि तक पहुंचेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और फिर देखेंगे कि कैसे महायुद्ध का बिगुल बजा और आखिर में मराठा शक्ति का सूरज कैसे डूब गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद एक अजीब सी, एक कच्ची सी शांति थी। ऊपर से तो सब शांत था, लेकिन सतह के नीचे एक नया तूफान जन्म ले रहा था। तो देखिए, 1782 में सालबाई की संधि के साथ पहला युद्ध तो खत्म था। तो देखिए 1782 में सालबाई की संधि के साथ पहला युद्ध तो खत्म हो गया। इसके बाद लगभग 20 साल तक एक तनाव भरी शांति बनी रही। ये शांति असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। कागज पर मराठा परिसंघ बहुत मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर आपसी फूट और जलन की दरारें दिन ब दिन गहरी होती जा रही थीं। और यही दरारें हमें कहानी के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर ले आती हैं। ये वो हिस्सा है जहां मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत यानी उसके शक्तिशाली सरदार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। ये कहानी है उस अंदरूनी सत्ता संघर्ष की जिसने साम्राज्य की नींव को ही खोखला कर दिया। इस पूरी कहानी के केंद्र में 3 बड़े मराठा सरदार थे। पुणे में बैठे पेशवा बाजीराव द्वितीय, ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया और इंदौर के यशवंतराव होलकर। इन तीनों की आपसी दुश्मनी, सत्ता की भूख और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ने मराठा साम्राज्य में ऐसी उथल-पुथल मचाई कि बाहर बैठे अंग्रेजों को अपना खेल खेलने का एक सुनहरा मौका मिल गया। यहां दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनका एकमात्र लक्ष्य था किसी भी तरह अपनी कुर्सी और अपनी जान बचाना। वहीं दूसरी तरफ थे यशवंतराव होलकर, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने और अपना दबदबा कायम करने पर तुले थे। इसी टकराव का नतीजा था 1802 की पूना की लड़ाई, जिसमें होलकर ने पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली फौज को बुरी तरह हरा दिया। इस एक हार ने पेशवा को इतना डरा दिया कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मराठा इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। और यहीं से कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहां एक संधि ने, एक सौदे ने एक पूरे साम्राज्य की आजादी छीन ली। ये सब हुआ सहायक संधि के जरिए। अब ये सहायक संधि क्या थी? असल में ये अंग्रेजों की एक बहुत ही शातिर चाल थी। वो किसी भारतीय शासक को सुरक्षा देने का वादा करते थे, लेकिन बदले में उस शासक को अपने ही राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती, उसका सारा खर्चा उठाना पड़ता और अपनी विदेश नीति का पूरा कंट्रोल भी अंग्रेजों को देना पड़ता। मतलब ये सुरक्षा के भेष में गुलामी थी। तो पूना में हार के बाद डरे हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचे और 1802 में बसीन की संधि पर दस्तखत कर दिए। उन्होंने अंग्रेजों की सुरक्षा मान ली, अपने इलाके में 6000 ब्रिटिश सैनिक रखने के लिए राजी हो गए। उन सैनिकों के खर्चे के लिए अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया और किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी, ये तय करने का हक भी अंग्रेजों को सौंप दिया। एक तरह से अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने पूरे मराठा साम्राज्य की संप्रभुता का सौदा कर लिया। अब जाहिर सी बात है, पेशवा का अंग्रेजों की गोद में जाकर बैठ जाना सिंधिया और भोंसले जैसे दूसरे ताकतवर मराठा सरदारों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इसे मराठा स्वाभिमान पर एक सीधा हमला माना और बस यहीं से दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का मंच तैयार हो गया। अंग्रेजों ने यहां बहुत ही चालाक रणनीति अपनाई। उन्होंने मराठों को एक साथ मिलकर लड़ने का मौका ही नहीं दिया और 2 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ हमला बोल दिया। उत्तर में जनरल लेक ने दिल्ली और आगरा में सिंधिया की फौज को निशाना बनाया और वहीं दक्षिण में आर्थर वेलेस्ली, जो आगे चलकर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने, उन्होंने दक्कन में भोंसले की सेना पर धावा बोल दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? मराठा सरदार आपस में ही उलझे रहे। वो एक साथ लड़ने की कोई ठोस रणनीति बना ही नहीं पाए। एकता की यही कमी उन्हें ले डूबी।
दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना बेहतर तालमेल और आधुनिक रणनीति से लड़ी। नतीजा ये हुआ कि असाय और दिल्ली जैसी बड़ी लड़ाइयों में मराठों को एक एक करके करारी हार झेलनी पड़ी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस हार के नतीजे कितने भयानक थे और कैसे इसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। युद्ध में हार के बाद मराठा सरदारों के पास समझौते के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। सिंधिया को सुरजी अंजनगांव की संधि करनी पड़ी और भोंसले को देवगांव की संधि। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये मराठों की हार के वो दस्तावेज थे जिन्होंने उनकी किस्मत पर मोहर लगा दी थी। और इन संधियों की कीमत बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ी। मराठों को अपने बड़े और ज़रूरी इलाके, जिनमें दिल्ली और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर भी शामिल थे, अंग्रेज़ों को सौंपने पड़े। ये सिर्फ ज़मीन का नुकसान नहीं था, ये उस नींव का पत्थर था जिस पर अगले 150 सालों के ब्रिटिश राज की इमारत खड़ी होने वाली थी। तो इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या निकला? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। दूसरा, दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह अब अंग्रेजों के रहमो करम पर आ गए। तीसरा, जो मराठा सरदार कभी इतने ताकतवर थे वो अब अंग्रेजों के अधीन छोटे मोटे शासक बनकर रह गए। और चौथा और सबसे अहम, पूरे भारत पर एक मराठा साम्राज्य स्थापित करने का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर उस नाजुक मौके पे मराठा सरदार अपने निजी स्वार्थ और आपसी दुश्मनी को किनारे रखकर एक हो गए होते, तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारी कल्पना में ही मिल सकता है।